हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो में आप देखेंगे दीक्षा सेवारत प्रशिक्षण सामाजिक विषय का भाग 3 नदी घाटी सभ्यता। इस वीडियो में आप देखेंगे भाग 3 के असाइनमेंट में दिए गए प्रश्न और उनके उत्तर, और साथ ही आप देखेंगे कि इस असाइनमेंट को ईमेल कैसे करना है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं सामाजिक विषय भाग 3 नदी घाटी की सभ्यता। साथियों, आप सभी जानते हैं कि दीक्षा पोर्टल पर 12 नए कोर्स अपलोड हुए हैं। ये 12 कोर्स सेवारत प्रशिक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों, मैंने इस कोर्स को करना शुरू कर दिया है जिसका नाम है सामाजिक विषय। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर तो अपलोड करता ही हूँ, मैंने इनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं भाग 3 नदी घाटी सभ्यता। साथियों, जैसे ही आप इसमें दी गई वीडियो को ओपन करेंगे तो इस तरह से आएगा। सामाजिक विषय ऑनलाइन प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। नदी घाटी सभ्यता ये कोर्स राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा दिया हुआ है। सबसे पहले आते हैं ट्रेनिंग आउटकम्स, यानी कि इस ट्रेनिंग को करने के बाद आप सक्षम होंगे कि नदी घाटी सभ्यता की खोज, उत्पत्ति एवं विस्तार के विषय में समझ विकसित कर सकेंगे। इस ट्रेनिंग को करने के बाद आप नदी घाटी सभ्यता की विभिन्न विशेषताओं का विश्लेषण करने में सक्षम होंगे। तत्कालीन नगरीय व्यवस्था का वर्तमान व्यवस्था के साथ तुलनात्मक विश्लेषण कर सकेंगे। तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक पक्ष को समझने में सक्षम होंगे। नदी घाटी सभ्यता की विभिन्न कलाओं एवं लिपि के विषय में समझ विकसित कर सकेंगे। नदी घाटी सभ्यता के पतन एवं विभिन्न क्षेत्रों में देन के विषय में जान पाएंगे। ये थे ट्रेनिंग आउटकम्स। इसके बाद आता है नदी घाटी सभ्यता की जो यात्रा, खोज एवं खोजकर्ता जो मुख्य हैं। चार्ल्स मैसन 1826 ईस्वी, अलेक्जेंडर वर्न्स 1831 ईसा पूर्व, बर्टन बंधु 1856 ईस्वी, अलेक्जेंडर कनिंघम 1853, 1856, 1875 ईस्वी, जॉन मार्शल एवं उनके सहयोगी 1920 ईस्वी का दशक। सर जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रधान संचालक थे और निर्देशन में दयाराम साहनी व राखाल दास बनर्जी ने खोज की थी। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज हुई थी। इसके बाद 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी यानी कि आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। अब इसकी उत्पत्ति के विषय में आता है। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के विषय में दो मत हैं, विदेशी मत, स्थानीय मत। विदेशी मत के अनुसार इतिहासकार सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति का कारण व श्रेय मेसोपोटामिया की 4 महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक सुमेरियन सभ्यता संस्कृति के लोगों को देने के पक्षधर हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम किरण मेसोपोटामिया में फूटी व वहीं से मिस्र होती हुई भारत पहुंची। इसके बाद आता है स्थानीय मत। स्थानीय मत के अनुसार सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति का श्रेय भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित हड़प्पा पूर्व संस्कृतियों को जाता है। सिंधु सभ्यता किसी विशिष्ट सभ्यता से अनुप्राणित न होकर स्थानीय संस्कृतियों से उत्पन्न हुई है। अब इसके विस्तार के बारे में बताया गया है। स्वतंत्रता के पहले तक
सिंधु सभ्यता के केवल 40 स्थलों की खोज हो पाई थी, जबकि स्वतंत्रता के बाद लगभग 1500 स्थलों का पता लग चुका है। ये स्थल 3 देशों अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एवं हिंदुस्तान, भारत में पाए गए हैं। अफ़गानिस्तान में 2 स्थल हैं, पाकिस्तान में लगभग 475 स्थल हैं, जिनमें से बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में हैं, और लगभग भारत में 925 स्थल हैं, जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में हैं। महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं हम। अनेक विद्वानों का मत है कि हड़प्पा, घग्गर, मोहनजोदड़ो, धुरी सिंधु सभ्यता का केंद्र बिंदु रहा होगा। यह समूचा क्षेत्र त्रिभुज के आकार का है। सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान में इस सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर एवं पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर है। वर्तमान में इसका क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता अपनी समकालीन सभ्यताओं मेसोपोटामिया, इराक, मिस्र एवं चीन में सबसे बड़ी थी। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल मेसोपोटामिया व मिस्र की सभ्यता के संयुक्त क्षेत्रफल से 12 गुना बड़ा था। अब इसकी विशेषताएं के बारे में बताया गया है। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं: कांस्यकालीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता, प्रजातांत्रिक सभ्यता, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था, व्यापार प्रधान सभ्यता, शांति प्रधान सभ्यता, द्विदेव मूलक धर्म और लिपि का विधिवत ज्ञान। नगर नियोजन एवं रहन सहन। सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता का नाम दिया गया क्योंकि यहाँ नगरों का निर्माण बहुत ही सुनियोजित ढंग से किया गया है। ऐसा मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं में नहीं मिलता। विशेष जो इसकी विशेषताएं हैं वो है नगर विन्यास की पद्धति, नगर विन्यास के 2 भाग, गढ़ी या दुर्ग, निचला शहर। नंबर 3 पर आता है प्रवेश द्वार। नंबर 4 पे है रक्षा दीवार व बुर्ज। नंबर 5 पे है ईंटों का आकार। नंबर 6 सड़कें एवं गलियां, और नंबर 7 पर है जल निकासी की व्यवस्था। बड़े नगर और प्रमुख स्थल। इसमें क्रम से इनके जो बड़े नगर हैं और उनके प्रमुख स्थल दिए गए हैं। जो सबसे बड़ा नगर है वो सबसे ऊपर है, और क्षेत्रफल में जो सबसे छोटा नगर है उसका नाम सबसे नीचे दिया गया है। सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था जो पाकिस्तान में है, और सबसे छोटा है लोथल जो कि भारत में है। यहाँ पर इनके 9 नगरों के नाम दिए गए हैं। नंबर 1 पर है मोहनजोदड़ो, दूसरा है राखीगढ़ी, तीसरे नंबर पर हड़प्पा, नंबर 4 पे है धोलावीरा, नंबर 5 पर है कालीबंगा, नंबर 6 पर है बनावली, नंबर 7 पे है गनेरीवाल, नंबर 8 चनुद्रो, और नंबर 9 पर है लोथल। इसके बाद इनके प्रमुख बिंदु। भारतीय उपमहाद्वीप का विशालतम सैंधव नगर है मोहनजोदड़ो। भारत का विशालतम सैंधव नगर है राखीगढ़ी। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा के मोहनजोदड़ो शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफ़ेद कुआं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। इसके बाद इसमें गतिविधि आती है। नीचे दी गई सूची से वाक्यों के लिए सही शब्द चुनिए। काले रंग की चूड़ियाँ, 20 लाख वर्ग किलोमीटर, सफ़ेद कुआं, त्रिभुज, हड़प्पा घग्गर, मोहनजोदड़ो, धुरी, मुर्दों का टीला। तो यहाँ पर पूछा है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। आपको ऊपर दिए गए बॉक्स में से एक वर्ड चुनना है। सिंधु सभ्यता का केंद्र बिंदु, धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ, सिंधु सभ्यता के क्षेत्र का आकार, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ और सिंधु सभ्यता का वर्तमान क्षेत्रफल। ये आपको ऊपर दिए गए ब्लॉक में चुनकर यहाँ पर इनको लगाना है। तो ये गतिविधि है जिसका सही जवाब है ये। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। सिंधु सभ्यता का केंद्र बिंदु है हड़प्पा घग्गर मोहनजोदड़ो धुरी। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद कुआं। सिंधु सभ्यता के क्षेत्र का आकार त्रिभुज, और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। सिंधु सभ्यता का वर्तमान क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर।
इसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता का समाज। सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। सैंधव समाज 4 वर्गों में विभाजित था। नंबर 1 विद्वान, नंबर 2 योद्धा, नंबर 3 व्यापारी और नंबर 4 श्रमिक। सैंधव लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। घर के बर्तन मिट्टी व धातु दोनों के बने होते थे। सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे। स्त्री व पुरुष दोनों ही आभूषणों के शौकीन थे। शीशे व कंघों का प्रयोग होता था। सिंधुवासी आमोद प्रमोद के प्रेमी थे। धर्म, सैंधव नगरों की खुदाई से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधुवासी योग से परिचित थे। सिंधुवासियों में जादू टोने का प्रचलन था। सिंधुवासी भूत प्रेत से बचे रहने के लिए ताबीज पहनते थे। सिंधु सभ्यता में मृतकों के अंतिम संस्कार की 3 प्रथा मिलती हैं: दाह संस्कार, पूर्ण समाधिकरण और आंशिक समाधिकरण। अर्थव्यवस्था के विषय में दिया गया है। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे तथा व्यापार वाणिज्य थे। और कृषि में फिर सिंधु सभ्यता के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। विश्व में कपास उगाने वालों में सिंधुवासी प्रथम थे। सिंधुवासी हल के प्रयोग से परिचित थे। पशुपालन, सिंधुवासी हाथी और घोड़े से परिचित थे। सिंधुवासियों को गैंडा, बंदर, भालू आदि जंगली जानवरों का भी ज्ञान था। अब उद्योग धंधे आते हैं। हड़प्पा कालीन उद्योग धंधों में सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख था। चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना, खिलौने बनाना, मोहरों पर आभूषण निर्माण आदि प्रमुख उद्योग धंधे थे। सिंधुवासी धातु उद्योग, ईंट उद्योग, प्रस्तर उद्योग आदि से भी परिचित थे। व्यापार वाणिज्य, सिंधु सभ्यता नगर प्रधान होने के कारण व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में उन्नत थी। बांटों की तोल का अनुपात 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 आदि था। तोल की इकाई 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता में क्रय विक्रय वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। 2 पहिए व 4 पहिए वाली बैलगाड़ी का उपयोग माल ढोने में किया जाता था। इसके बाद आता है कला। कला के अंतर्गत वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला आदि आते हैं। वास्तुकला में भारत में वास्तुकला का आरंभ सिंधुवासियों ने किया। सिंधु सभ्यता के नगरों एवं भवनों में उत्कृष्ट इंजीनियरिंग के प्रमाण मिलते हैं। इस सभ्यता के नगरों के अवशेषों से नगर विन्यास का पता चलता है। सिंधु सभ्यता की वास्तुकला के प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं: व्रत स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास, उच्चाधिकारी आवास, गोदीवाड़ा यानी कि बंदरवाह, विशाल जलाशय आदि। ये जो आप ऊपर का चित्र देख रहे हैं ये स्नानागार है और जो नीचे की ओर चित्र देख रहे हैं आप ये इनके खेत हैं यानी कि अन्नागार। मूर्तिकला, भारत में मूर्तिकला का वास्तविक आरंभ सिंधुवासियों ने किया। सिंधु सभ्यता की मूर्तिकला 3 रूपों में मिलती है: प्रस्तर मूर्ति, धातु मूर्ति, मृण मूर्ति और प्रस्तर मूर्ति। प्रस्तर मूर्तियों में अधिकांश मूर्तियां तो बैठी या फिर खड़ी मुद्रा में मिलती हैं। हड़प्पा में 3 जबकि मोहनजोदड़ो में 12 प्रस्तर मूर्तियां मिली हैं। जो इसमें आप ऊपर चित्र देख रहे हैं ये एक पुजारी का चित्र है और जो आप नीचे चित्र देख रहे हैं ये एक देवी का चित्र है। सिंधु सभ्यता की मोहनजोदड़ो, चौहंदड़ो, लोथल, कालीबंगा आदि से कांस्य मूर्तियां मिली हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति को सिंधी कला का अद्वितीय नमूना माना जाता है। मृण मूर्ति यानी कि पकी मिट्टी की मूर्तियों को मृण मूर्ति कहते हैं। प्रायः मृण मूर्तियां हाथ से बनाई गई हैं तथा कुछ सांचे में भी ढाली गई हैं। इसके बाद इसमें चित्रकला का वर्णन किया गया है। चित्रकला में बताया गया है कि सिंधुकालीन चित्रकला के नमूने मृदभांड, मोहरों आदि पर मिलते हैं। मृदभांड यानी कि सिंधुकालीन मृदभांडों पर लाल रंग का लेप चढ़ा गया है तथा काले रंग से चित्रकारी की गई है। अधिकांश मृदभांड चाक पर गढ़े हुए हैं।
चित्रों में ज्यामितीय आकृतियों, वनस्पतियों, पशु पक्षी, मानव आकृति आदि को स्थान दिया गया है। फिर इसमें मोहर के बारे में बताया गया है। सिंधु सभ्यता के स्थलों से लगभग 2500 मोहरें मिली हैं और सभी मोहरें सेल खड़ी की बनी हुई हैं। फिर गतिविधि आई है इसमें एक, नीचे दी गई चित्रों के सम्मुख उनके नाम लिखें। ये 4 चित्र हैं। सबसे पहला चित्र है, ये क्या है, फिर ये दूसरी आप तस्वीर देख रहे हैं, फिर नीचे है और एक ये है। तो इसमें सबसे पहली जो ऊपर की तरफ बाएं हाथ पर है, ये तो मोहर का चित्र है, और जो ऊपर की ओर दाएं हाथ पर है, ये है इनके पुजारी का चित्र। और नीचे की ओर जो ये 2 चित्र हैं, एक बाएं हाथ पर एक दाएं हाथ पर। बाएं हाथ पर स्नानागार का चित्र है और दाएं हाथ पर है एक नृत्य करती हुई मूर्ति है, ये नृत्य करती हुई महिला। ये इसकी गतिविधि है जो आपको इस तरह से पूरी करनी है। इसके बाद आता है मोहर। मोहर के बारे में बताया कि 2500 मोहरें मिली हैं। फिर इसमें लिपि आ जाती है। सिंधु लिपि के नमूने सबसे पहले 1853 में ईस्वी में मिले। सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम ने बताया कि इस लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि से है। फिर पतन के बारे में बताया गया है। सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में 2 तरह के मत प्रचलित हैं, आकस्मिक ह्रास का मत और क्रमिक ह्रास का मत। इसमें इसके कारण भी दिए गए हैं। आकस्मिक ह्रास में बताया गया है नंबर 1 बाह्य आक्रमण, नंबर 2 महामारी, नंबर 3 पे है जलवायु परिवर्तन, नंबर 4 पे बाढ़ और नंबर 5 पे भूतात्विक परिवर्तन। इसी प्रकार से क्रमिक ह्रास का मत है पारिस्थितिक असंतुलन, प्रशासनिक शिथिलता और नंबर 3 पर है व्यापारिक गतिरोध। सिंधु सभ्यता की देन। भारतीय सभ्यता के कई तत्वों का आदि रूप सिंधु सभ्यता में पाया जाता है। सिंधु सभ्यता की देन निम्न प्रकार है, कला के, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र में। प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने के लिए आपका धन्यवाद। इस तरह से ये वीडियो पूरी हो जाती है। अब इसमें असाइनमेंट आता है। पहला प्रश्न है, निम्न बिंदुओं पर सिंधु घाटी सभ्यता व वर्तमान व्यवस्था पर आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। प्रमुख व्यवसाय, लेन देन, मुखिया, धर्म। प्रश्न नंबर 2, आपके विचार से प्राचीन सभ्यताओं के नदी किनारे विकसित होने के क्या कारण हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, मानव घुमंतु था, फिर उसने एक साथ रहना शुरू किया, क्यों? इसके कारणों पर विचार कीजिए। आसपास प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सामग्री से आप क्या क्या बना सकते हैं, नमूना तैयार करें, जैसे दोने, डलिया, मनकों की माला, ठप्पे, मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि। तो साथियों, आपको इन 4 प्रश्न दिए गए हैं। इनके आपको एक कॉपी में उत्तर लिखने हैं। उस कॉपी के फ़ोटो निकालकर आपको उनकी PDF बनानी है। और PDF बनाने के बाद मैंने इनके आपको यहाँ पर उत्तर भी लिख रखे हैं। जो 4 प्रश्न हैं, चारों के मैंने उत्तर लिखे हैं। प्रमुख व्यवसाय के बारे में बात करी गई है, लेन देन के विषय में है। फिर इसी तरह से मुखिया और धर्म। प्रश्न नंबर 2 का भी उत्तर लिखा है, प्रश्न नंबर 3 का भी उत्तर लिखा है और प्रश्न नंबर 4 का भी लिखा है। ये सब लिखने के बाद आपको इनकी PDF बनानी है और इस ईमेल पर भेज देनी है, inservicetrainingassignment@gmail.com। आपको इनकी PDF बनाकर इस ईमेल पर सबमिट करा देनी है। तो साथियों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको उपयोगी लगता हो तो इसे आप लाइक करें, अपने अन्य साथियों में भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।